अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। इसमें री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, उसमें हमने पढ़ा कल पहला पार्ट जो था एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स और रिवाइव ऑफ इंडियन फोकलोर। उन दो चीज़ों की वजह से हमने देखा कि नेशनलिज्म सेपरेट हो गया। जो हिंदुस्तानी अवाम है ये अब इकट्ठा हो गई आज़ादी हासिल करने के लिए। अब जो थर्ड पॉइंट है जिसके ज़रिए से हम ये समझ सकते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप हुआ एमंग इंडियंस, तो वो थर्ड पॉइंट है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने हिस्ट्री को रिपीट किया, इन्होंने हिस्ट्री की तशरीह की। कि सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि अगर आपको किसी इंसान को मोटिवेट करना होता है तो आपको बताना है कि इतिहास क्या रहा, कि हिस्ट्री क्या थी। पहले जो है हिस्ट्री में जब हम देखते हैं पास्ट में क्या हुआ था, तो उसी के ज़रिए से आप उसको बता सकते हैं कि भाई पहले जो है 1757 से पहले, बैटल ऑफ प्लेसी से पहले अंग्रेज़ यहाँ पे हिंदुस्तानी अवाम पर रूल नहीं करते थे। तो हिस्ट्री में आप यही पढ़ते हैं, हम इनको इसी चीज़ के ज़रिए से समझाते हैं। तो अब जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने ये एक और तरीका इख्तियार किया है कि किस तरीके से हम हिंदुस्तानी अवाम को इकट्ठा करेंगे। अब जो रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है ये अनदर वे है, अनदर वे है किस चीज़ के लिए, फॉर क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। कि इस चीज़ के ज़रिए से, इस पॉइंट से भी ये हिंदुस्तानी अवाम को बेदार कर सकते हैं। इनमें नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है वो आया था, अब उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हिस्ट्री जो है इसकी तशरीह की थी। तो हम देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी जब ख़त्म हुई थी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडियंस हैं दे बिगन टू फील दैट टू इंसिस्ट अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन। जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने आस्ता आस्ता इंस्टिल किया था, इस्टेब्लिश किया था, ग्रेजुअली उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन के लोगों में। उन्होंने ये बताया लोगों को कि हमारा जो नेशन था ये इंडिपेंडेंट था 1757 से पहले। तो बाद में हमने देखा कि अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, दे हैव डिस्ट्रॉयड द इंडियन हिस्ट्री। जब ब्रिटिश ने यहाँ पे अपना रूल स्टार्ट किया था तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। तो दे सा इंडियन एज डिफरेंट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये भी बताया था कि जो हिंदुस्तान है ये प्रिमेटिव्स हैं, ये बैकवर्ड हैं, ये जो हिंदुस्तानी हैं दे आर नॉट एबल टू रूल ओवर देमसेल्व्स, दे आर नॉट कैपेबल टू रूल ओवर देमसेल्व्स। इनमें ये सलाहियत ही नहीं है कि ये अपने आप पर रूल कर सकते हैं। अब जो ब्रिटिश हैं उन्होंने क्या बताया था, जो इंडियंस हैं, इंडियंस क्या थे, ये प्रिमेटिव थे, इंडियंस प्रिमेटिव थे, बैकवर्ड थे। और उन्होंने ये बताया कि जो इंडियंस है ये इनकैपेबल थे, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। गवर्निंग देमसेल्व्स। तो ब्रिटिशर्स ने ये भी बताया कि ये अनसिविलाइज्ड थे। कौन? जो इंडियंस हैं, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड। बताया कि जो इंडियंस हैं ये प्रिमेटिव्स हैं, बैकवर्ड हैं, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग ऑफ देमसेल्व्स जो हैं अनसिविलाइज्ड जो थे। तो ये
ब्रिटिशर्स का कहना था। लेकिन जब हम देखते हैं कि इंडिया जो है, जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जब उन्होंने ये देखा कि अंग्रेज़ ने हमें ऐसा ऐसा बताया, इंडियन जो हैं इस तरीके से हैं, जंगली हैं, बैकवर्ड हैं, या अनकल्चर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इसके बरक्स में हम देखते हैं जो इंडियंस हैं, दे बिगन टू लुक इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। उन्होंने देखा कि आज अंग्रेज़ हमें ये बताते हैं कि जो हमारे जद अजदाद थे, अब हम हिस्ट्री की तरफ देखेंगे कि उन्होंने ये अब डिस्कवर किया था कि इंडियाज़ की जो ग्रेट अचीवमेंट्स हैं वो अब उन्होंने डिस्कवर करना स्टार्ट किया था। इसके बरक्स हम देखते हैं जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, इंडियन जो हैं ये बिगेन, उन्होंने शुरू किया कि वो देख रहे थे कि पास्ट में क्या था, इंडिया ने कौन सी अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट्स हासिल की थी किसमें। तो बाद में उन्होंने लिखा था कि जो ग्लोरियस डेवलपमेंट हुई थी इंडिया में, उसी के बारे में इंडियन लीडर्स ने लिखा था। ग्लोरियस डेवलपमेंट, ग्लोरियस डेवलपमेंट के बारे में अब इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो अब इसको बयान करते थे। कब ये ग्लोरियस डेवलपमेंट हुई थी, एंशंट टाइम्स में एज वेल एज मिडिवल टाइम्स। एंशंट से लेकर मिडिवल टाइम्स में अब ग्लोरियस डेवलपमेंट किस चीज़ में डेवलपमेंट हुई थी, एंशंट टाइम्स में या मिडिवल टाइम्स में, किस में डेवलपमेंट हुई थी इंडिया में। दैट वाज आर्ट में इंडिया मशहूर था, या आर्किटेक्चर, साइंस में भी इंडिया आगे था, मैथमेटिक्स जैसे कि आर्यभट्ट ने ज़ीरो इन्वेंट किया था, या रिलीजन की बात करें, कल्चर की बात करें, कल्चर भी डेवलप था यहाँ पे, लॉ यहाँ पे था, और फिलॉसफी, क्राफ्ट्स और ट्रेड जो है ये डेवलप था। कि ये जो चीज़ें हैं, चाहे आर्ट था, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट्स, ट्रेड, ये सब कुछ फ्लोरिश होता था इंडिया में, बहुत एंशंट टाइम्स में एज वेल एज मिडिवल टाइम्स में। अब जब ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था इंडियन हिस्ट्री को। उन्होंने ये बताया कि नहीं, इंडिया कुछ नहीं जानते थे, हिंदुस्तानी कुछ नहीं जानते थे, इनके पास ना कोई स्किल था, दे डिड नॉट नो एनी स्किल, उनमें कोई हुनर ही नहीं था, या उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये अंग्रेज़ों का कहना था। लेकिन इंडियंस ने जब हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया, इसकी तशरीह की, उन्होंने कहा कि इंडिया जो था ये ग्रेट था अपने ज़माने में, ये खुद मशहूर था कि यहाँ पे आर्ट भी था, लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स के बारे में इंडियंस बहुत जानते थे, कल्चर या लॉ के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, क्राफ्ट्स या ट्रेड के बारे में। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो ग्लोरियस डेवलपमेंट थी, इट वाज फॉलोड बाय द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। जो ये ग्लोरियस डेवलपमेंट का पीरियड था, ये इसके बाद हम देखते हैं ग्लोरियस डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ था, फॉलोड बाय ए हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। कि इस ग्लोरियस डेवलपमेंट के बाद, इन चीज़ों में डेवलपमेंट होने के बाद, हम देखते हैं एक और टाइम आ गया जिसमें हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री है कि एंशंट से लेकर मॉडर्न या मिडिवल तक अब जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी, ये अब डिक्लाइन हुआ था। ये कैसे डिक्लाइन हुआ था, व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड, जब अंग्रेज़ों ने अपना परचम, अपना रूल इस्टेब्लिश किया था, इम्प्लीमेंट किया था हिंदुस्तानियों पर। जब इंडिया जो है ये एक कॉलोनी बन गई,
कॉलोनाइज्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं एम्परियलिज्म और कॉलोनिज्म, ये जो हैं साइनोनिमस टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो है फ़र्क आते हैं। एम्परियलिज्म जो है उसमें डायरेक्ट जो है रूल करते हैं पॉलिटिकली, अनदर कंट्री जो है किसी एक कंट्री जो है वो किसी दूसरी कंट्री पर रूल करते हैं, इनका पॉलिटिकल पावर जो है वो कैप्चर करते हैं, अपना रूल वहाँ पे करते हैं। लेकिन जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी में जो ऑपरेसर होता है, जो इम्पीरियलिस्ट्स होते हैं, वो कॉलोनियल पीपल के बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं। तो उसके साथ ही जो है नेशनलिस्ट लीडर जो हैं, अब उन्होंने यही अर्ज किया था कि यही उन्होंने हिस्ट्री लिखी, रीइंटरप्रेट किया, रीडर्स को बताया कि इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट के बारे में पास्ट में, और स्ट्रगल जो हैं ये शायद हमारे जो मिजरेबल्स हैं इसको चेंज करेंगे। अगर हम आज यूनाइट होके स्ट्रगल करेंगे, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, अब उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम को ये बताया कि जो हमारा ग्रेट अचीवमेंट थे पास्ट में ये डिक्लाइन हुआ, अब यहाँ पे अब अंग्रेज रूल करते हैं। लेकिन जब हम यूनाइटेड होके स्ट्रगल करेंगे ऑपरेसर के खिलाफ, शायद जो हमारी मिजरेबल कंडीशंस हैं ये चेंज होगी, क्योंकि कॉलोनियल रूल हैड ब्रीड सो मच ग्रीवेंस अपॉन इंडियन पीपल, so they need some occasion to express their anger against the British rule, and that's why these people, Indian people, came together and raised their voice against the British rule, and they united themselves, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम्स हो। अब ये इकट्ठा हो गए तो उन्होंने फिर यूनाइट होके स्ट्रगल्स की, जो इनकी जो मिजरेबल कंडीशंस हैं, मिजरेबल कंडीशंस के खिलाफ। ये मिजरेबल कंडीशंस किसने यहाँ पे पैदा किए थे इंडिया में? ये अंग्रेज़ों ने पैदा की थी, बोथ पॉलिटिकली, सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली। यहाँ पे जो मिजरेबल कंडीशंस हैं, इंडियन पीपल जो हैं ये सफ़र कर रहे थे अंडर ब्रिटिश रूल। जो इंडियन पीपल थे suffered a lot during under British rule, इसमें हम देखते हैं कि तब जाके लोगों में जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इस तरह से भी डेवलप हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉलोनियल रूल जो हैं ये ऑपरेसर जो हैं ऑपरेसिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट। तब जाके हम देखते हैं जब ब्रिटिश रूल जो था उन्होंने इम्पोज किया restrictions upon Indian people। तो जब ये restrictions आयद करते थे हिंदुस्तानी अवाम पर, तब जाके हम देखते हैं कि लोग जो हैं ये आस्ता आस्ता अब टुगेदर हो गए। हिंदुस्तान में जितने भी ग्रुप्स थे, वेरियस सोशल ग्रुप जो थे या क्लासेस जो थे, अब उन्होंने स्टार्ट किया था कॉमन स्ट्रगल। अब उन्होंने यकजा होके स्ट्रगल किया, यूनाइटेड होके स्ट्रगल करना स्टार्ट किया था फ्रीडम के लिए। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में हम देखते हैं कि अब ये यूनाइट भी हो गए, या इससे पहले भी हम देखते हैं 19th सेंचुरी में भी ये यूनाइट होके स्ट्रगल्स लॉन्च करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। 20th सेंचुरी में हम देखते हैं ब्रिटिश रूल ने जितनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की थी हिंदुस्तानी अवाम पर, उतने ही जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जो नेशनलिज्म है, उसकी ग्रोथ होती जा रही थी। जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम एक बाल को लात मारेंगे वो उसी रफ्तार से वापस भी आएंगे किसी चीज़ से टकराने के बाद, जितने ज़ोर से हम उसको यहाँ से किक करते हैं। इसी तरह अंग्रेज जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते थे हिंदुस्तानी अवाम पर, इतना ही हिंदुस्तानी अवाम बाहर निकलते थे सड़कों पर और इनके खिलाफ
स्ट्रगल्स करते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सच मोमेंट्स थे कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने ट्राई की थी या कोशिश की थी हम यूनिटी करेंगे, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट डाइवर्स थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे या डिफरेंट क्लासेस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किए थे इस मोमेंट में, लेकिन इनके अपने कुछ एस्पिरेशंस थे, इनके अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस थे। उनकी जो ग्रीवेंसेस थी ये बहुत रैंकिंग थी फ्रीडम के लिए या फ्रीडम फॉर कॉलोनियल रूल, तो इनके लिए ये भी माने रखते थे। जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट टाइलिंग्स होते थे डिफरेंट पीपल के लिए, हर एक ग्रुप ये चाहता था, जो कि हमने पार्टिसिपेंट्स ऑफ जो मोमेंट से उसमें पढ़ा था, कौन कौन से ग्रुप, हर एक ग्रुप को अपना अपना नजरिया होता था इनके लिए स्वराज क्या माने रखते थे। लेकिन जो कांग्रेस थे, कांग्रेस ने बहुत कोशिश की थी कि हम ऐसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन फाइनली हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हुए थे तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन जो इनकी जो कोशिश थी, अब जो 1947 में हम देखते हैं कि 1947 तक बहुत जो हैं यूनाइटेड होके स्ट्रगल करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। फाइनली इट ब्रोक डाउन जब पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का 1947 में। तो कल जो हमने पढ़ा था भारत माता, थोड़ा उस पॉइंट की तरफ जाएंगे। भारत माता जो आर्टिस्ट होते थे ये डिपिक्ट करते थे हाउ टू डिपिक्ट द नेशन। उन्होंने अब नेशन को किस तरीके से डिपिक्ट किया था, इस चीज़ के लिए उन्होंने इमेजेस बनाए थे, जैसे कि भारत माता। इससे पहले आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा होगा, जो इमेजेस जो आर्टिस्ट्स थे उन्होंने कुछ इमेजेस बनाए थे, लोगों को जगाया कि नेशन क्या होता है, नेशन के बारे में, या इन पर जो रूल कर रहे थे उनके खिलाफ कैसे हम लोगों के जज्बात जो थे वो उजागर करेंगे। लोग जो हैं किस तरह जज्बाती हो जाएंगे, या लोग जो हैं इनके जहन में किस तरह से ये जो बात जो है ये समझ में आएंगे कि इमेज ऑफ भारत माता जो बनाई थी, फर्स्ट इमेज बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 1905 में इमेज जो थी, यहाँ भारत माता की जो इमेज ये एक ही नहीं थी, आप बुक पे भी देख सकते हो, ये दो इमेज हैं। एक जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, उसने पेंट किया था, और दूसरी इमेज जो थी भारत माता की वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। तो अब आर्टिस्ट्स जो हैं वो क्या दिखाते थे इस इमेज में, भारत माता जो है उन्होंने उसको पोर्ट्रेट किया था एज एस्थेटिक फिगर, जिसमें वो काम हैं, कंपोजर हैं, या डिवाइन और वी कैन से स्पिरिचुअल। आर्टिस्ट जो थे उन्होंने उसको पोर्ट्रेट किया था एस्थेटिक, इसमें वो दिखाते थे काम है या कंपोजर डिवाइन एंड स्पिरिचुअल दिखाते थे। लेकिन जो इमेज बनाई थी, पेंट जो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, इमेज ऑफ भारत माता, painted by रविंद्रनाथ टैगोर। तो वो क्या दिखाते थे उसमें, वो बेस्टोइंग करते थे लर्निंग, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग, उसमें ये दिखाते थे एस्थेटिक क्वालिटी जो थी। तो दूसरी इमेज जो बनाई थी, जिसको पेंट किया था, अनदर पेंटिंग जो है भारत माता की, वो मेनली रिप्रेजेंटेशन करती थी। उसमें हम देखते हैं कि इट इज शोन कि जो भारत माता है इट बियर्स पावर एंड अथॉरिटी। जो अनदर इमेज थे
अदर इमेज जो थी भारत माता की, उसमें वो हम देखते हैं जब उसको पेंट किया गया था तो उसमें वो बियरिंग करते थे पावर एंड अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते थे। तो अब देखते हैं कि अगर आप बुक पे भी देखोगे, एक जो भारत माता की इमेज है उसमें हम देखते हैं एक सिंपली वुमेन है, फिगर है, और जो सेकंड इमेज है भारत माता की उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे आर्टिस्ट ने फिगर बनाई थी, जो वहाँ पे उसने वुमेन की फिगर बनाई थी, उसके हाथ में उसने त्रिशूल दिया और उसके बैक साइड में उसने एक लाइन की जो है उसकी भी इमेज बनाई थी जो कि डोनेट करते थे। अब जो इमेजेस जो हैं यहाँ पे लाइन और एलिफेंट हैं वो भी यही पावर और अथॉरिटी को डिटरमाइन करते थे, बेयर करते थे कि हमारे पास पावर है, हमारे पास अथॉरिटी थी कि अब हम जो है भारत माता जो है उन्होंने फिर इस इमेज को बनाया था। लेकिन आगे जो हम देखते हैं टेक्स्ट में आगे क्वेश्चन आते हैं, कंपेयर द इमेज ऑफ भारत माता विद द इमेज ऑफ जर्मनिया इन चैप्टर फर्स्ट। जो इमेज है भारत माता की उसको कंपेयर करना होता है किसके साथ, इमेज ऑफ जर्मनिया के साथ। उसमें आप उन दो इमेज को आपस में कंपेयर करना है कि इमेज ऑफ जर्मनिया जो थी वो क्या रिप्रेजेंट करते थे और जो इमेज ऑफ भारत माता है ये क्या रिप्रेजेंट करते थे, वही उसमें आपको लिखना होगा अगर वो क्वेश्चन आया।